हेलो गाइज। पिछले वीडियो में हमने टाइम रेस्पॉन्स से बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से कुछ नए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम रेस्पॉन्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देता हूँ अबाउट द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। आपको पता है कि जब जीटा की डिफरेंट वैल्यूज होगी तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के सिस्टम होंगे। तो जब आपका जीटा इक्वल टू 0 होगा तो सिस्टम होता है अनडैम्प्ड सिस्टम, और उसका जो रिस्पॉन्स आता है उसमें कंटिन्यूस ऑक्सीलेशन होते हैं। और इस कंडीशन में जो आपके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके रूट्स, या आप यूं कह सकते हो कि क्लोज लूप के पोल्स, वो प्योरली क्या होंगे, इमेजिनरी। इसमें देखो तीन चीजें आई हैं कि जीटा इक्वल टू जब 0 होगा तो सिस्टम अनडैम्प्ड होगा, ऑक्सीलेशन करेगा कंटिन्यूसली, और जो पोल्स हैं वो कहाँ पे होंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे और प्योरली इमेजिनरी होंगे। तो इन्हीं पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको ये पहले बता रहा हूँ। दूसरा आपका है कि व्हेन जीटा इज इक्वल टू 1 होगा, जब आपकी जीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो आपके जो सिस्टम होगा वो कौन सा होगा, क्रिटिकल डैम्प्ड, और उस कंडीशन में कोई ऑक्सीलेशन सिस्टम में नहीं होगा। तो जब जीटा इक्वल टू 1 है तो सिस्टम क्रिटिकल डैम्प्ड होगा, कोई ऑक्सीलेशन नहीं होगा, रूट्स और जो पोल्स हैं वो रियल होंगे और साथ ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट आपका व्हेन जीटा इज ग्रेटर देन 1, जब जीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब आपका सिस्टम कहलाएगा ओवरडैम्प्ड सिस्टम, और उसमें भी कोई ऑक्सीलेशन नहीं होंगे। रूट और जो पोल्स आपके हैं वो रियल होंगे बट नॉट इक्वल, लेकिन इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट और लास्ट आपकी कंडीशन ये है कि जब आप जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, और इसी को हम कहते हैं अनडैम्प्ड, और इसी को मोस्टली प्रेफर करते हैं कंट्रोल सिस्टम में। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि किस टाइप के सिस्टम को आप मोस्टली प्रेफर करते हो, तो वो आपका कौन सा होगा, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो आपके जब जीटा की वैल्यू 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी होगी तो आपका सिस्टम कहलाएगा अंडर डैम्प्ड सिस्टम, और उसमें ऑक्सीलेशन तो होंगे लेकिन किस नेचर के, डीके नेचर का। ऑक्सीलेशन डीके का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में ऑक्सीलेशन होंगे लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ वो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो क्या होते जाएंगे, जीरो, या उनकी वैल्यू कम होती जाएगी। और आपके रूट्स और जो पोल्स हैं वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आएंगे। ये मैं सारी बात कर रहा हूँ किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। चलो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, फॉर ए अनडैम्प्ड सिस्टम द डैम्पिंग रेशियो, सॉरी अनडैम्प्ड सिस्टम, आपको कह रहा है कि अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया कि जीटा इक्वल टू जब 0 होगा तो आपके सिस्टम कैसा होगा, अनडैम्प्ड सिस्टम। तो इसका आंसर सिंपल सा क्या हो गया, पहला ए, जीटा इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम इज डिपेंडेंट। आपको दो चीज़ें और बता देता हूँ, जब आपने टाइम रिस्पॉन्स पढ़ा था तो ये आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स था, और इसके बाद का जो था वो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स था। तो ये जो आपका ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है ये सिस्टम के सिर्फ पोल्स पे डिपेंड करता है, और जो आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है वो पोल्स के साथ साथ इनपुट पे भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, द नेचर ऑफ द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम इज डिपेंडेंट, यानी कि आपका जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है उसका नेचर सिस्टम के किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो सिस्टम के किस पैरामीटर करता है, उसके पोल्स पर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंट्रोल सिस्टम आर नॉर्मली डिजाइन विद द डैम्पिंग फैक्टर। तो मैंने आपको बताया था ये किसके लिए डिजाइन किया जाता है, जब जीटा की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी हो और लेस देन 1 हो। तो इसका आंसर हो जाएगा लेस देन 1, तो डी, इसका आंसर हो गया डी, व्हेन जीटा इज लेस देन 1। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इफ द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम इज एच स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, द सिस्टम इज, आपको इक्वेशन क्या दी है, एच स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब आप देखोगे जो स्टैंडर्ड आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो होती है एच स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर। तो ये आपको ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू तो 2 दे रहा है, मतलब ओमेगा एन की वैल्यू आ गई √2, लेकिन ये वाली टर्म 0 दे रहा है, मतलब जीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी 0। तो जीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका 0। जीटा जब 0 होता है तो कौन से टाइप का सिस्टम होता है, अनडैम्प्ड टाइप का सिस्टम होता है। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फॉर ए स्टेबल सेकंड ऑर्डर अनडैम्प्ड सिस्टम द पोल्स आर, फॉर ए स्टेबल सेकंड ऑर्डर अंडरडैम्प्ड सिस्टम द पोल्स आर।
तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि अंडर डेम्प्ड सिस्टम के लिए आपके पोल्स कहाँ पे होंगे। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जीटा इक्वल टू जब 0 होगा तो अनडेम्प्ड होगा, उसके प्योरली इमेजिनरी होंगे। जब जीटा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी तो अंडर डेम्प्ड होगा। उस कंडीशन में आपके जो पोल्स आएंगे वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दैट ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ। तो ट्रांसफर फंक्शन किसका अनुपात होता है, ये आपने बहुत बार पढ़ा है, सी एस डिवाइड बाई आर एस। ये आपका क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन, जहां पे आप जानते हो सी एस क्या होता है, लाप्लास ऑफ आउटपुट, आर एस क्या होता है, लाप्लास ऑफ इनपुट। तो ये क्या हो जाएगा, द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट। ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फॉर ए सेकेंड ऑर्डर क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम। तो ये बात कर रहा है किसकी, क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम की। जब मैंने आपको कहा था कि जीटा की वैल्यू कितनी होगी 1, तब का सिस्टम कैसा होगा, क्रिटिकल डैम्प्ड, नो ऑक्सीलेशन होंगे इसमें, और साथ ही क्या होगा, आपके जो पोल्स या जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो कैसे होंगे आपके, वो होंगे आपके रियल एंड इक्वल। वो क्या होंगे आपके रियल एंड इक्वल। और जब आपकी ये ग्रेटर देन 1 हो जाता था तब आपके होते थे रियल एंड अनइक्वल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका है जीरो इनिशियल कंडीशन मींस दैट द सिस्टम। जब हम लाप्लास पढ़ते हैं तो हम मानते हैं कि जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं, जीरो। इनिशियल कंडीशन जीरो होने का मतलब ये होता है यदि आपके पास कोई स्टोरिंग एलिमेंट जैसे एल है या सी है, तो इनकी मैं कहूँ कि इनिशियल कंडीशन जीरो है, तो मतलब स्टार्टिंग में इनमें कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं है। तो आप कह सकते हो एट रेस्ट एंड नो एनर्जी स्टोर्ड इन एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट। तो कि स्टार्टिंग में इसके किसी भी कंपोनेंट में किसी भी तरह की एनर्जी स्टोर नहीं थी। तो इसका आंसर हो गया सी, एट रेस्ट एंड नो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फॉर ए सेकेंड ऑर्डर अनडेम्प्ड सिस्टम द पोल्स आर। तो मैंने अभी बताया था अनडेम्प्ड के लिए जो आपका सिस्टम है, जब जीटा इक्वल टू 0 होगा तो आपके पोल्स कैसे होंगे, प्योरली इमेजिनरी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन जनरल विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज प्रीफर्ड। मोस्टली कौन से सिस्टम को प्रीफेयर किया जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि आपके कंट्रोल सिस्टम में जो सिस्टम प्रीफेयर किया जाता है वो कौन सा होता है, आपका अंडर डैम्प्ड, जिसमें जीटा की वैल्यू आपके क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और छोटे 1 से छोटी होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द एरर सिग्नल इन ए कंट्रोल सिस्टम। ये क्या होता है, तो ये आपको पता है ये क्या होता है, इनपुट माइनस आउटपुट माइनस इनपुट, दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं एरर सिग्नल जो आपका होता है। ये देखो अब इसको दूसरी, आपको यहाँ पे दो टर्म दिए, एक मेजर्ड वैल्यू और एक सेट वैल्यू। तो मेजर्ड सेट वैल्यू क्या है, जो आप इनपुट पे दोगे वो आपकी सेट वैल्यू हो गई, और मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर की है वो आपकी मेजर्ड वैल्यू हो गई। तो ये आपका आउटपुट हो गया और ये आपका इनपुट हो गया। तो आप कह सकते हो आपकी द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द सेट वैल्यू इज द एरर सिग्नल। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कंट्रोल सिस्टम में एरर सिग्नल क्या होता है, वो मेजर्ड वैल्यू और सेट वैल्यू का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स इज। आपको पता, आपने स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल पढ़े थे जिनमें सबसे पहले पढ़ा था डेल टी, जिसको हम कहते थे इम्पल्स सिग्नल, जिसकी वैल्यू होती थी इन्फिनिटी एट टी इक्वल टू 0 पे, और बाकी कंडीशन में उसकी वैल्यू होती थी 0 जब टी नॉट इक्वल टू 0 होता था। इसका जब हम लाप्लास करते थे तो डेल टी का जब लाप्लास करते तो आपका कितना आता था 1। तो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स कितना हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ए लार्ज टाइम कांस्टेंट कोरस्पॉन्ड्स टू ए। मतलब जब आपके किसी सिस्टम का टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होगा तो सिस्टम कैसा होगा। तो मैंने आपको बताया था यदि किसी सिस्टम का टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो वह सिस्टम क्या होगा, स्लो होगा। इस तरह से कुछ मैंने ग्राफ बनाए थे जिसमें आपने 3 अलग अलग टाइम कांस्टेंट लिए थे। ये कोई टाइम कांस्टेंट t3 है, इसके लिए टाइम कांस्टेंट t2 है, उसके लिए टाइम कांस्टेंट t1 है। तो आप देख रहे हो t3 है वो सबसे ज़्यादा है और ये सबके लास्ट में जाके स्टेडी स्टेट वैल्यू को अचीव करता है। तो आप कहोगे कि जिसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा वह सिस्टम स्लो होगा, जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा वह सिस्टम क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्लगिश सिस्टम, या आप दूसरा कह सकते हो स्लो सिस्टम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दैट ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड फॉर द।
ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप जितनी भी कंट्रोल सिस्टम आप अपने सिलेबस में पढ़ते हो वो सारी एक ही टाइप के सिस्टम के लिए पढ़ते हो, वो होता है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसको शॉर्ट में LTI सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फॉर ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। एक इक्वेशन दी गई है आपको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए, और उसके लिए आपको ये पूछ रहा है कि इसमें डैम्पिंग रेशियो जीटा की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी दिया था। तो आप देखोगे कि इसमें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है। तो सबसे पहले इसका इन्वर्स लाप्लास लोगे, तो इसका इन्वर्स लाप्लास जब इनिशियल कंडीशन जीरो होंगी तो क्या आएगा, 2 इंटू एस स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4, और वाई के ब्रैकेट छोटा सा आप एस भी लिख लेना, 4 इंटू एस इंटू वाई एस प्लस एट इंटू वाई एस इक्वल टू एट इंटू एक्स एस। अब आप जानते हो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन होगा वो क्या होगा, आपका वाई एस डिवाइड बाई एक्स एस। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हो। इस पूरे में से वाई एस कॉमन लोगे तो यहाँ से 2s स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 4s और यहाँ से प्लस का 8, और उसको ले जाके उधर डिवाइड कर दोगे, एक्स एस को इधर डिवाइड कर दोगे, तो आपका ये आ जाएगा वाई एस डिवाइड बाई एक्स एस इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2s स्क्वायर प्लस का 4s प्लस का 8। तो यहाँ से आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 2s स्क्वायर प्लस का 4s प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो ये आपकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। इसको सेकंड ऑर्डर की जो स्टैंडर्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस का ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करने के लिए पहले 2 से डिवाइड करो, क्योंकि यहाँ केवल क्या है एस स्क्वायर की टर्म। तो आपकी नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, एस स्क्वायर प्लस का 2s प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब आप देखोगे ओमेगा एन की वैल्यू आपकी क्या जाएगी, ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 4, तो ओमेगा एन इक्वल टू कितना हो गया 2। 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू कितना जाएगा अब आपका 2, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा एन की वैल्यू है 2, तो जीटा इक्वल टू कितना जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी 0.5। कुछ एक स्टूडेंट्स ने इसको सही भी किया था, कुछ ने गलत भी किया था। तो आप ऐसे क्वेश्चंस का स्पेशली ध्यान रखें, आसान क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। लास्ट और फाइनल आपका क्वेश्चन है ए यूनिट इम्पल्स सिग्नल है 0 वैल्यू एवरीवेयर एक्सेप्ट एट t इक्वल टू 0 वेयर इट्स मैग्नीट्यूड इज। ये कह रहा है कि एक यूनिट इम्पल्स सिग्नल में उसकी t इक्वल टू 0 के अलावा सभी कंडीशन में वैल्यू 0 होती है, तो t इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू क्या होती है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इम्पल्स सिग्नल जो होता है उसकी t इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इन्फिनिटी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।